नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं टॉप 5 के साथ। आज हम दिन की 5 बड़ी घटनाएं डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि करंट न्यूज़ जो आज हमें पढ़नी है इसको विस्तार से हम कैसे समझ सकते हैं। और सिर्फ हमें वन लाइनर नहीं समझना है, इस पूरी सीरीज़ जो करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं इसमें हमें वन लाइनर पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करंट अफेयर इसमें कवर करेंगे। तो ध्यान से पढ़िए। और जो आज 5 बड़ी खबर हैं उसमें से जो सबसे पहली खबर है उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा, साथ ही साथ जिन्हें पीडीएफ चाहिए हो इस करंट अफेयर वीडियो की वो टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस करंट अफेयर की वीडियो प्राप्त हो जाएगी, पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। और जो आज की पहली न्यूज़ है वो है कि श्रीशैलम परियोजना किस राज्य में संबंधित है। यानी ये जो श्रीशैलम लिखा हुआ है ये गलत है, याद रखिएगा। श्रीशैलम परियोजना किस राज्य से संबंधित है और ये क्यों खबर में है, इस न्यूज़ में हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ जो हमें समझना है वो श्रीशैलम परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब इस परियोजना को समझने के लिए और ये क्यों न्यूज़ में है इसे समझने के लिए एकदम बेसिक से कवर करेंगे कि आखिर क्यों ये न्यूज़ में है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जल विवाद क्या है। तो जो आज की पहली न्यूज़ है वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जल विवाद से संबंधित। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जल विवाद आखिर है क्या और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम इस विवाद की बात करें तो आपको पता होगा कि भारतीय संसद ने 2014 में एक एक्ट बनाया था और उसके माध्यम से, उस एक्ट के माध्यम से आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन किया गया था और 2 राज्य बने थे। एक तो आंध्र प्रदेश पहले से मौजूद था और आंध्र प्रदेश से एक और राज्य बनाया गया था जिसका नाम था तेलंगाना। अब ये जो 2 राज्य हैं, इन दोनों राज्य जो हैं, इन दोनों राज्यों से 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक गोदावरी जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है। वहीं जो दूसरी नदी थी वो कौन सी थी, वो थी कृष्णा, जो महाबलेश्वर से निकलती थी और महाबलेश्वर से निकलकर वो जाती थी हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी में। तो इस बात को याद रखिएगा, ये दोनों नदियां भारत के पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती थी। तो जब इन दोनों राज्यों का जब विभाजन हुआ, बाइफर्केशन किया गया, तो उस समय आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 पारित किया गया था। तो ये जो 2 राज्य बने थे ये 2014 में बने थे। उसके माध्यम से इस राज्य में जो जैसे कृष्णा नदी को लेकर ये विवाद है, तो अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी के जल का बंटवारा भी हुआ। अब जो जल का बंटवारा हुआ उस जल के बंटवारे में जो आंध्र प्रदेश है उसने एक परियोजना लॉन्च की और उस परियोजना का नाम था श्रीशैलम। ये जो लिखा हुआ है ये आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी में एक परियोजना है श्रीशैलम। और इस परियोजना में है क्या, इसके माध्यम से आंध्र प्रदेश जो है वो जल का प्रयोग करता है बिजली उत्पादन में। ठीक है ना। कौन सी परियोजना, परियोजना का नाम है श्रीशैलम। एग्ज़ाम में बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलेगी श्रीशैलम परियोजना। तो पहली चीज़ इसमें याद क्या रखना है, इस परियोजना का नाम है श्रीशैलम और ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाई गई है। अब वर्तमान विवाद जो है वो ये है कि अभी इस नदियों पर जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, जो भी नदियां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में समान रूप से बहती हैं, वहाँ पर जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं वो सभी परियोजनाएं रोक दी गई हैं। और रोक इसलिए दी गई हैं क्योंकि विवाद बढ़ गया और वहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। अब हम समझते हैं ये पूरा विवाद है क्या। तो अगर मैं इस पूरे विवाद की बात करूं तो इस पूरे विवाद में आपको पता होगा कि जो आंध्र प्रदेश है इसने तेलंगाना के ऊपर आरोप लगाया है कि तेलंगाना कर क्या रहा है, कि जो आंध्र प्रदेश की ये स्कीम है श्रीशैलम प्रोजेक्ट है, जो इसमें जो जल प्राप्त होता था कृष्णा नदी से आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना चूँकि पता है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश का ये आरोप है कि ये हो क्या रहा है, आंध्र प्रदेश कह रहा है कि तेलंगाना इस प्रोजेक्ट का जो जल है उसका इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट में पहुंचने से पहले ही कर रहा है। मान लेते हैं एक ये नदी है, ये ऐसे गुजर रही है, इधर तेलंगाना है, इधर आंध्र प्रदेश है और ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश आरोप लगा रहा है तेलंगाना पर
कि तेलंगाना जो है वो इस नदी का, कृष्णा नदी का जो श्रीशैलम प्रोजेक्ट को प्राप्त होने वाला जल था उसका उपयोग पहले ही कर ले रहा है, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट में बाधा आ रही है। इसी बात को लेकर आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी जल बोर्ड के पास गया। अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे कि नदी जल बोर्ड क्या होता है। और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड जिसे हम कहते हैं, इसने तेलंगाना से कहा कि आप इस प्रोजेक्ट को बंद करिए, लेकिन तेलंगाना ने सिरे से नकार दिया या बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया और तेलंगाना ने लगातार कृष्णा नदी के पानी का उपयोग करना प्रारंभ रखा, जिससे आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम प्रोजेक्ट प्रभावित होने लगा। अब आंध्र प्रदेश ऐसा नहीं है जितना अभी मैंने डिस्कस किया कि आपको लगे कि यहाँ पर तेलंगाना कुछ उत्पात मचा रहा है या परेशान कर रहा है आंध्र प्रदेश को। तेलंगाना ने भी एक शिकायत दर्ज की है और उसने कहा कि कृष्णा नदी का जो जल आंध्र प्रदेश को आवंटित किया गया है, आंध्र प्रदेश उस मात्रा से अधिक जल का प्रयोग इस परियोजना के अंतर्गत या श्रीशैलम परियोजना के अंतर्गत कर रहा है और इसलिए हमने उस जल का प्रयोग करना शुरू किया है। तो ये दोनों राज्यों का पक्ष है और दोनों राज्यों ने अपने अलग अलग पक्ष रखे हैं, तो ये मामला काफ़ी गहरा गया है। अब हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 को। आपको पता होगा, मैं बता भी चुका हूँ कि भारत की संसद ने 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया था और इसके माध्यम से जो पहले एक राज्य था आंध्र प्रदेश, उसका बाइफर्केशन कर दिया गया, दो भागों में विभाजित कर दिया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इसी अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि जो भी अब मामले होंगे आंध्र प्रदेश के, उस मामले में जो भी समस्याएं होंगी, जैसे कृष्णा नदी से संबंधित समस्या होगी तो गोदावरी नदी जल प्रबंधन बोर्ड गोदावरी नदी से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा। ऐसे ही कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड दोनों राज्यों के मध्य अगर कृष्णा नदी से संबंधित कोई समस्या होगी तो उसका समाधान करेगा, ये इस अधिनियम में कहा गया था। ठीक है ना। तो इस बात को गौर करिएगा कि यहाँ पर ये व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ जो 2014 वाला अधिनियम था जिसके माध्यम से दो राज्य बनाए गए थे, उसमें कहा गया था कि एक नदी बोर्ड बनाया जाएगा, साथ ही साथ सेंट्रल वाटर कमीशन या केंद्रीय जल आयोग बनाया जाएगा और एक शीर्ष परिषद बनाई जाएगी। इसको गौर करिएगा, शीर्ष परिषद। और इस शीर्ष परिषद का जो कंपोजिशन थी, जो संरचना थी, वो कुछ इस प्रकार थी कि शीर्ष परिषद में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होंगे और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और दोनों राज्य अगर कोई परियोजना शुरू करते हैं तो उन्हें उस परियोजना की अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? शीर्ष परिषद से लेनी पड़ेगी। उसके पश्चात वो राज्य, इन जो दोनों राज्यों से नदियां बहती हैं, उनमें कोई परियोजना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों राज्यों ने, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, और दोनों राज्यों ने इस जो ये एक्ट था इसका उल्लंघन किया और शीर्ष परिषद से किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं ली गई और दोनों राज्यों ने अपने अपने स्तर पर बहुत सारी परियोजनाएं शुरू की। तो ये धीरे धीरे मामला काफ़ी बढ़ चुका है और ये मामला अब जो है वो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा और इसमें फिर अधिनियम के तहत जो व्यवस्था की गई है, और फिर हम देखेंगे कि जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट है 1956, उसके तहत मामला पहुंचेगा और वहां पर मामला सुलझाया जाएगा। अब ये तो हो गया पूरा व्यवस्था या पूरा विवाद हम कहें तो जो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में था। अब हमें क्या समझना है कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या व्यवस्था है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 262 है वो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट से संबंधित व्यवस्था करता है। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 देखें तो उसमें सबसे पहले जो है कहा क्या गया है वो समझिए। आर्टिकल 262 कहता है कि राज्य अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों के जल के प्रयोग बंटवारे से संबंधित नियम बना सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कही गई है कि राज्य यह भी व्यवस्था कर सकता है कि ऐसे किसी विवाद में, यानी दो राज्यों के बीच अगर कोई नदी के जल बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होता है तो राज्य ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि ना तो उच्चतम न्यायालय और ना कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विवाद में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करे। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 है उसमें दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज ये कहता है कि जो राज्य है वो अंतर्राज्यीय नदियों के
प्रयोग जल के बंटवारे से संबंधित नियम बना सकता है। और दूसरा जो सब क्लॉज कहता है वो ये कहता है कि राज्य यह भी व्यवस्था कर सकता है कि ऐसे किसी विवाद में, यानी दो राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे से संबंधित किसी विवाद में ना तो उच्चतम न्यायालय और ना कोई अन्य न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। अगर राज्य ने व्यवस्था कर दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, कानून बन गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको ये याद रखना है, अनुच्छेद 262 का प्रयोग करते हुए, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 जो था उसका प्रयोग करते हुए संसद ने दो कानून बनाए। और वो दो कानून कौन से थे? पहला था नदी बोर्ड एक्ट 1956 और दूसरा था अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम यानी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 का प्रयोग करते हुए संसद ने दो कानून बनाए। अब वो दो कानून क्या थे ये समझिए। संसद ने ये जो नदी बोर्ड अधिनियम वाला कानून है, इसके तहत क्या किया ये समझिए। संसद ने सबसे पहले नदी बोर्ड अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की कि नदी बोर्ड बनाए जाएंगे, रिवर बोर्ड बनाए जाएंगे। और ये रिवर बोर्ड दरअसल करेंगे क्या कि अगर जैसे कृष्णा नदी बोर्ड हो गया, कृष्णा रिवर बोर्ड हो गया, तो वो कृष्णा नदी से संबंधित राज्य सरकारों को सलाह देगा। यानी जिस नदी से संबंधित जो बोर्ड होगा वो उस नदी से संबंधित राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को सलाह देगा, पहली चीज़। दूसरा, एक एक्ट पारित किया गया और कहा गया अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। इसके तहत कहा गया, जो मैंने बताया कि इसके तहत अगर कि दो राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे को लेकर कोई विवाद होता है तो वो इस अधिनियम के तहत उस सुलझाने की या सल्टाने की व्यवस्था की गई। तो ये गौर करिएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके तहत राज्य क्या कर सकता है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, तो राज्य एक व्यवस्था कर सकता है कि एक अधिकरण बना सकता है। यहाँ कहीं लिखा भी होगा, राज्य न्यायाधिकरण या अधिकरण बना सकता है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात ये याद रखिएगा कि ये जो अधिकरण है इसका निर्णय अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है। अंतिम मतलब कि अगर उसने निर्णय दे दिया वही अंतिम होगा, और बाध्यकारी का मतलब कि सभी पार्टीज़ पर वो बाइंड होगा, बाइंडिंग डिसीजन होगा। क्यों होगा इसको समझिए। बाध्यकारी इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय और भारत के किसी भी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते हो। जैसे अगर अभी मैं कह रहा हूँ कि न्यायाधिकरण का गठन किया जाए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लिए, और वो न्यायाधिकरण कहता है, ट्रिब्यूनल कहता है कि अगर वो मान लिया कि वो न्यायाधिकरण ये कहता है कि तेलंगाना की इसमें गलती है, तो ऐसा नहीं है कि तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट चला जाए। इस अधिनियम में ये जोर देकर कहा गया है कि इसका निर्णय जो होगा वो कैसा होगा, अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। तो ये पूरा विवाद है। अब ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला था, या हम कहें कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था जो हम देख रहे थे। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी जो इसी से लिंक है। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी भारत के पश्चिमी घाट से महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इन राज्यों से होते हुए किधर चली जाती है, इन राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी बात याद रखनी है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पर्णहरिता, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। और इसका स्रोत, इसकी सहायक नदियां, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देते हैं और ये याद नहीं होती, समस्या ये है। अगर हम दूसरी बात करें कृष्णा नदी की, ये तो गोदावरी नदी हो गई। यदि हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी, इसका उद्गम जो है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की चोटी से होता है और ये बहती हुई कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी। आप मैप देखिए इंडियन। उसके पश्चात जो याद रखना है, इसका जो अपवाह तंत्र है, या हम कहें कृष्णा नदी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो कृष्णा है, जिसे हम पढ़ रहे थे। तो उम्मीद है कृष्णा नदी से संबंधित श्रीशैलम प्रोजेक्ट को लेकर जो भी विवाद था वो आपको समझ में आया होगा कि दरअसल ये विवाद और कुछ नहीं है, नदी के जल बंटवारे को लेकर है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इसको। चलिए सेकंड न्यूज़ जो आज की बड़ी खबर है उस पर देखते हैं।
क्वेश्चन है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूँ और तब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। अब अगर हम सेकंड न्यूज़ जो आज की हम देखें वो है गिद्धों से संबंधित, यानी गिद्ध जिन्हें हम वल्चर भी कहते हैं उनसे संबंधित ये न्यूज़ है। अब इसे हम ध्यान से देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न्यूज़ में ये कहाँ स्थित है, तो ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, नेपाल और भारत की सीमा के पास स्थित है। अब ये पूरा मामला क्या है ये समझिए, ये बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इन्वायरमेंट की दृष्टि से। तो अगर हम इन्वायरमेंट की दृष्टि से इसे देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए न्यूज़ क्या कह रही है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे गए हैं और इन गिद्धों को देखने में काफ़ी लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। अक्सर हमारी जो हिंदी मूवीज़ हैं उन्होंने गिद्धों को बदनाम कर रखा है कि इंसान को नोचने के लिए गिद्ध आ गए। इसका कारण यह है कि जो हमारे फिल्म निर्माता थे वो गिद्धों के महत्व को नहीं समझ पाए कि आखिर गिद्ध का जो महत्व होता है, निर्माता और निर्देशक उस चीज़ को भांप नहीं पाए कि वो हमारे पर्यावरण के लिए कितने ज़रूरी हैं। इसलिए फिल्मों के ही माध्यम से जो ये पक्षी था, गिद्ध पक्षी था, इसके लिए बड़ा नकारात्मक विचार भारत के हर बच्चे के मन में होता है। जब मैं भी छोटा था तो मेरे मन में भी गिद्धों को लेकर काफ़ी विचार थे। नाना पाटेकर का एक डायलॉग भी है कि गिद्धों की तरह नोचने आ गए, इस टाइप का कुछ। तो ये गिद्ध के इन्वायरमेंटल जो इम्पोर्टेंस है उसको ना समझते हुए इस तरह की बातें भारत में हुई। अब ये पूरा मामला क्या है इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कितनी खुशी क्यों हो रही है 150 गिद्ध इस यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दिखे। इसकी इतनी क्या हो गया, पक्षी तो है। कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये न्यूज़ क्यों बन गई इंपॉर्टेंट। आखिर गिद्ध एक पक्षी है, इससे इतनी कौन सी ऐसी बात हो गई जो ये दिख गया, तो इसका बहुत महत्व है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जिस पक्षी जिसकी हम बात कर रहे हैं वल्चर, भले हिंदी फिल्मों ने इसका बहुत मजाक बनाया हो या फिल्मों के माध्यम से हर बच्चे के मन में ये भावना भर दी गई हो कि गिद्ध की तरह गिद्ध नोचता है इंसान को, कोई मर जाता है तो गिद्ध ऊपर आ जाता है। दरअसल उसके सही महत्व को या सही मतलब को नहीं पहुंचाया गया। आप देखते होंगे फिल्म में जब किसी की डेथ होती तो ऊपर विलेन किसी को मार रहा होता है, हीरो विलेन को मार रहा होता है, तो आप देखते ऊपर गिद्ध आ जाते हैं। ये है क्या, इस बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई है लेकिन गलत मैसेज के साथ दिखाई गई है। तो चलिए इसको पूरा डिस्कस करते हैं और एक बहुत अच्छी समझ आपकी बनेगी। एक बड़ी केस स्टडी है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद इस टॉपिक से आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। दरअसल अगर हम गिद्धों की बात करें तो 90s में यानी 90 के दशक में एक महत्वपूर्ण घटना हुई और वो घटना क्या थी कि भारत में गिद्ध बहुत तेज़ी से मरने लगे और कहा जाता है कि 99% गिद्ध मर गए। अब ये गिद्ध मर क्यों गए ये समझ नहीं आया। तो गिद्ध का सबसे बड़ा जो महत्व था वो ये था कि जब कोई जीव जैसे गाय भैंस या कोई भी जीव मरता है तो गिद्ध उसको खा जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब गिद्ध उसको खा जाते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो मृत जीव था वो समाप्त हो जाता है। तो गिद्ध जो थे वो पर्यावरण को शुद्ध रखते थे। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि 99% गिद्धों की मृत्यु हो गई तो इससे समस्या क्या हुई कि जो पशु मरते थे उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारी फैलने लगी। कैसे फैलने लगी अभी मैं बताता हूँ। सीधी सी बात है, अगर कोई डेड बॉडी ऐसे खुले में पड़ी रहेगी तो सीधी सी बात है कि उस डेड बॉडी में बहुत सारे संक्रामक रोग फैलेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होगा ज़रूर कुछ ना कुछ। अब हुआ क्या, भारत में अचानक 1990s में गिद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई। 99% गिद्ध 90 के दशक में समाप्त हो गए। अब बड़ी जो इन्वायरमेंटिस्ट थे, तो जो पर्यावरणविद थे, उनके सामने बड़ी एक समस्या हो गई कि आखिर हमारी इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में क्या ऐसी दिक्कत हो गई जो अचानक गिद्ध इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे। फिर जब गिद्धों की जांच हुई तो उनके शरीर से एक जहर निकला, एक टॉक्सिक पदार्थ निकला। अब ये क्या था, उसका नाम था डाइक्लोफेनिक। और वो गिद्धों के लिए क्यों जहर का काम कर रहा था, क्या वो जहर था, चलिए समझते हैं। दरअसल भारत में क्या होता था कि कभी जब गाय भैंस जो भी होते थे उनको पेन किलर के रूप में एक डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन दिया जाता था। ठीक है ना।
अब इससे होता क्या था, वो गाय भैंस के लिए तो बहुत अच्छा था, डाइक्लोफेनिक से उनके दर्द का तुरंत अंत हो जाता था, लेकिन वो शरीर से समाप्त नहीं होता था गाय भैंस के। इसलिए जब गाय भैंस की मृत्यु होती थी, और सीधी सी बात है, जब गाय भैंस की मृत्यु होगी तो गिद्ध उसको खा लेगा। अब गिद्ध जब उसको खाता था तो वो डाइक्लोफेनिक की थोड़ी सी मात्रा जब गिद्ध के शरीर में पहुंचती थी तो गिद्ध की जो किडनी होती थी वो फेल हो जाती थी। अब इससे क्या हुआ, इसी डाइक्लोफेनिक वैक्सीन से बहुत ही ज़्यादा गिद्ध मरने लगे। क्यों? क्योंकि जो इसमें डाइक्लोफेनिक जानवरों में पेन किलर के रूप में, दर्दनाशक के रूप में डाला जाता था, वो गिद्ध नहीं झेल पा रहे थे, उनके गुर्दे किडनी फेल होने लगे और उनकी संख्या कम हो गई। ठीक है ना। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जब गिद्ध समाप्त हो गए तो ये हुई कि ये जो मृत जीव जंतु होते हैं अब ये समाप्त कैसे होंगे। तभी एक अलग प्रकार की पर्यावरण में डिज़ास्टर सामने आई। मैं उसको डिज़ास्टर जानबूझ के बोल रहा हूँ कि जंगली कुत्तों ने मृत जीवों को खाना शुरू कर दिया। जो भी जीव मर जाते थे जंगली कुत्ते उन्हें खाने लगते थे। अब एक और बड़ी मुसीबत आ गई कि जंगली कुत्ते डाइक्लोफेनिक को तो झेल लेते थे, लेकिन मृत जानवरों में रेबीज़ एक वायरस होता है, रेबीज़ का वायरस भी मिलता था। तो मृत कुत्ते डाइक्लोफेनिक को झेल ले रहे थे, उसको बैलेंस कर ले रहे थे, लेकिन ये जो रेबीज़ था ये कुत्तों में फैल गया। कुत्तों में एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में संक्रमण होने लगा। लेकिन गिद्ध जो थे वो रेबीज़ को, तो उन गिद्धों के शरीर में ऐसे एसिड पाए जाते थे जो रेबीज़ वायरस को समाप्त कर देते थे, लेकिन गिद्ध डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन को नहीं झेल पा रहे थे। और अगर हम इनकी बात करें जंगली कुत्तों की, तो ये डाइक्लोफेनिक को तो झेल ले रहे थे, लेकिन ये रेबीज़ को नहीं झेल पा रहे थे। इन्हें रेबीज़ का इन्फेक्शन हो गया और धीरे धीरे बहुत ही बड़ी मात्रा में जंगली कुत्तों के इन्फेक्शन रेबीज़ का हो गया। अब ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या, जंगली कुत्तों को जब पर्याप्त मात्रा में मांस मिल रहा है, मृत जीवों का मांस मिल रहा है, तो सीधी सी बात है उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी और उतनी ही तेज़ी से रेबीज़ का संक्रमण भी उनमें बढ़ा। अब ये भारत में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। अब ये जब इतनी ज़्यादा मात्रा में ये जो जंगली कुत्ते थे वो हो गए, तो इन कुत्तों ने इंसानों को काटना शुरू कर दिया। अब इंसानों से जब इनका टक्कर शुरू हुई और इन्होंने इंसानों को काटना शुरू कर दिया, तो रेबीज़ के कारण कहा जाता है कि 90s में प्रतिवर्ष 35,000 लोगों की मृत्यु होने लगी। अब ये बहुत बड़ा मामला सामने आया। अब ये रेबीज़ का ही मामला सामने नहीं था। जब जंगली कुत्तों को तेंदुआ खाता है, तो जंगली कुत्ते को जब तेंदुए ने खाना शुरू किया तो तेंदुए बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने लगा। जंगली कुत्तों की संख्या बढ़ी मृत जीवों को खाकर, और जंगली कुत्तों को खाकर किसने बढ़ाया? चीतों ने अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। अब इससे एक समस्या ये हुई कि मानव का संघर्ष शुरू हो गया चीतों से। तो ये भी अजीब टाइप, ये जो बड़े दांत वाले जानवर होते हैं, बिग कैट फैमिली के जानवर होते हैं, इनसे मानव का संघर्ष होने लगा। तो ये भी एक प्रकार की समस्या आई। अब एक समस्या और आई। समस्या ये थी कि जब भी कोई जीव जंगल में, वन विभाग में कोई जीव की, किसी जीव की मृत्यु होती थी, तो जो वन विभाग के अधिकारी होते थे वो उस क्षेत्र में गिद्धों को देखकर ये पता लगा लेते थे कि उस जगह पर गिद्ध बहुत ज़्यादा मात्रा में मंडरा रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर नीचे किसी जीव की मृत्यु हो गई है। इससे उनको पता चल जाता था और वो तुरंत वहाँ पर पहुँचते थे, उसको हटाने की व्यवस्था करते थे। साथ ही साथ अगर मृत्यु के कारण जानने का उनका मन होता था तो वो रिसर्च करके कारण आगे उसको बता देते थे, डेड बॉडी को भेजा जाता था और उस पर डॉक्टर रिसर्च करते थे। लेकिन जब गिद्ध खत्म हो गए तो वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या ये आई कि जब कोई जीव जंगल में मरता था तो जो अधिकारी होते थे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। तो इससे क्या होता था कि मृत शरीर पड़ा रहता था, संक्रामक बीमारी फैलती थी। साथ ही साथ एक दूसरी समस्या ये सामने आती थी, एक तो मृत शरीर से बीमारी फैल रही, दूसरी अगर कोई रिसर्च करनी हो कि इस जीव की मृत्यु कैसे हुई तो वो नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि जब वन के अधिकारी वहाँ पर पहुँचते थे तो शरीर इतनी खराब स्टेज में पहुँच चुका होता था विघटित होकर कि उस पर रिसर्च करना संभव नहीं था। तो ये कुछ भारत की कमियां थी जो सामने आई और जिन्होंने भारत को इस ओर प्रेरित किया कि पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। तो गिद्धों की संख्या कम होने के बाद भारत में डाइक्लोफेनिक दर्द निवारक या पेन किलर के रूप में जानवरों को दिया जाना बंद कर दिया गया। साथ ही साथ गिद्धों के सामने एक और बड़ी समस्या थी कि जो बिजली के तार मानव ने बिछाए हैं, गिद्ध अक्सर इससे टकराकर करंट से मर जाते हैं।
मर कैसे जाते हैं? वो एक तार पे बैठते हैं और अर्थ वाले तार पे उनका पंख छू जाता है और करंट लग जाता है। जैसे राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्स के साथ हो रहा है कि वो बिजली के तार से टकराकर उनकी बड़ी संख्या में हानि हो रही है, और अभी एक केस भी पहुंचा था। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। अब जो गिद्ध की मैंने ये पूरी केस स्टडी सुनाई, पूरी स्टोरी बताई, अगर आपने उसको ध्यान से सुना है तो आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया में गिद्धों की 22 या 23 प्रजातियां हैं, जिसमें से 9 भारत में पाई जाती हैं और सबकी कंडीशन ख़राब है। सभी क्या हो रहा है, विलुप्त, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। हालांकि उसमें से 3 प्रजातियां ऐसी हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है और बाकी सभी प्रजातियां शेड्यूल 4 में हैं। इसी के साथ इन्हीं गिद्धों की जो भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, इनकी 3 प्रजातियां IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसकी रेड डाटा में भी शामिल हैं। यानी उसकी जो रेड डाटा बुक वो एक पब्लिश करता है, उसकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी बहुत ही बड़े संकट से वो लोग गुजर रहे हैं। तो इस पे खास तौर पे कार्य करने की ज़रूरत है गिद्धों के बारे में। अब सबसे बड़ा ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि भारत सरकार ने 2001 में हरियाणा में एक वल्चर केयर सेंटर खोला था, यानी गिद्ध देखभाल केयर सेंटर खोला था, जिसे 2004 में बदलकर वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर में परिवर्तित कर गया। यानी जो हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध देखभाल केंद्र या वल्चर केयर सेंटर खोला गया था, कुछ समय के पश्चात 2004 में इस वल्चर केयर सेंटर का नाम बदलकर गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र यानी वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कर दिया गया। अब यहाँ पर होता क्या है, गिद्धों का संरक्षण होता है, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन केंद्र, मतलब प्रजनन करवाया जाता है और उनको ऐसी आर्टिफिशियल मतलब व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ व्यापक तौर पर कर सकें और पर्यावरण को जो हमने नुकसान पहुंचाया है उसको संतुलित अवस्था में लाया जा सके। तो ये पूरा मामला गिद्धों से था, मैंने पूरा आपको बता दिया। दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने वर्चुअल एक्शन प्लान लिखा। यहाँ पर होगा वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 2025 शुरू किया है, यानी गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध कार्य योजना शुरू की गई है। और उसमें वही सब है जो मैं बता चुका हूँ कि डाइक्लोफेनिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा और ये वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अभी जो मुझे याद आ रहा है कि भारत में कुल 9 VCBC हैं, यानी गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हैं। तो ये सारा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज वालों के लिए। मेंस में आंसर राइटिंग में इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। अगर इस प्रकार का इन्वायरमेंट में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि भारत ने जो वल्चर एक्शन प्लान 2020-2025 शुरू किया है, इससे गिद्धों के संरक्षण में बहुत ही फ़ायदा मिला है। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब वही, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मैं बता चुका हूँ कि बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, 1994 में इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत की गई थी, ठीक। और सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पर फ्लाइंग फॉक्स पाई जाती हैं, उड़ने वाली लोमड़ियाँ पाई जाती हैं, और थारू जो एक ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो इस उद्यान के आसपास पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, यानी भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए इसको विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है या फॉरेक्स क्या होता है। तो एक मुझे मिनट वक्त दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम भी थोड़ा ऊर्जान्वित हो सके, ऊर्जा हमें भी मिल जाए। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है आज की, और ये आज की खबर नहीं है, लगातार इस पे आप देख रहे होगा आर्टिकल्स आ रहे हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर में, इसीलिए मैं आज इसको कवर कर रहा हूँ। इकोनॉमी का अच्छा टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज PT एग्ज़ाम्स के लिए या मेंस एग्ज़ाम्स के लिए। एग्जाम्पल इससे बहुत अच्छे मेंस एग्ज़ाम में भी दिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व जिसे हम बोलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बोलते हैं, वो कितना हो गया है। तो आपको पता होगा कि
आपको लगता होगा कोविड-19 के दौरान कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चल नहीं रही है, तो आखिर ये फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इस पर एक अच्छी चर्चा करते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, बार बार ये बदलता रहता है, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही डाल दिया है। याद रखिएगा 609। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, वो है 609 बिलियन डॉलर। इस बात को याद रखिएगा और लगातार ये बढ़ रहा है। और हाल ही न्यूज़ में ये खबर थी कि विदेशी मुद्रा के भंडार में फॉरेक्स रिजर्व में भारत ने रूस को पिछाड़कर विदेशी मुद्रा भंडार के जो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश हैं, जिसमें पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर जापान है, तीसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है और चौथा नंबर रसिया को पिछाड़कर भारत ने प्राप्त कर लिया है। खैर ये सारी बातें हो गई। चलिए अब इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार कोविड-19 के दौरान जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी प्रोडक्शन और सर्विसेज जो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं जिनकी चल रही है, फिर भी भारत का ये फॉरेक्स रिजर्व बढ़ क्यों रहा है, इस पे व्यापक तौर पर चर्चा करेंगे। तो बस याद इतना रखना है कि जो सबसे पहले हमें याद रखना है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो बढ़ गया। तो इस बात को गौर करिएगा और इसके आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें देखना है वो ये देखना है कि जो भारत का अभी विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स बढ़ा है उसमें क्या क्या चीज़ बढ़ी है, क्योंकि फॉरेक्स मुद्रा भंडार में कई चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर हम सबसे पहले फॉरेक्स की बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, तो आपको पता होगा कि भारत की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो विदेशी मुद्रा बाजार का संरक्षण करती है, उसको मेंटेन करती है। अभी विदेशी मुद्रा जरूरी क्यों होती है, आपके मन में सबसे पहले ये आएगा कि आखिर हमें विदेशी मुद्रा की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसे समझिए। सबसे पहले मान लिया हम इंडियन हैं और हमें अमेरिका से कुछ मंगाना है, तो अमेरिका को हम रुपए में तो पेमेंट करेंगे नहीं, अमेरिका को पेमेंट करने के लिए हमें डॉलर की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर हमारे कोई बिजनेसमैन किसी बाहरी देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें भी डॉलर की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर कुछ हमको इंपोर्ट करना, आयात करना, तब भी हमें डॉलर की ज़रूरत होगी। इसी तरह कई ऐसे काम होते हैं जिसमें डॉलर की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे देश से कोई बाहर प्रॉपर्टी एसेट खरीदना चाह रहा है, उसके लिए भी डॉलर की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो विदेशी मुद्रा को संचालित करने के लिए यानी विदेशी व्यापार को संचालित करने के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है और प्रत्येक देश का सेंट्रल बैंक व्यापार को चलाने के लिए, उचित रूप से उसका संचालन करने के लिए मेंटेन करता है क्या, विदेशी करेंसीज़। और विदेशी करेंसीज बोलना नहीं सही है क्योंकि इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं। तो आज हम समझेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल क्या क्या है और इसका क्या मतलब है। तो अगर हम सबसे पहले विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर लेते हैं, तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल है, यहाँ पर मुझे PDF तो दिख नहीं रही, मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये दिख गया विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल क्या होता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में जो शामिल चीज़ें वो देख लीजिए। इसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, यानी क्या होगा, सबसे बड़ी जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, करेंसी एसेट्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स। अब ये क्या होता है ये समझिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के लिए कई विदेशी मुद्राओं को अपने पास रखता है, जैसे डॉलर, जापान का येन, चीन का युआन या रेनमिनबी जिसे बोलते हैं, इसी तरह ब्रिटिश का पाउंड और यूरोपियन यूनियन का या यूरोजोन का यूरो, ठीक है। तो ये सारी मुद्राएं ऐसी हैं जो भारत रखता है अपने पास ताकि विदेशी व्यापार को सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो ये सारी जो करेंसीज़ हैं, फॉरेन करेंसीज़ हैं, ये विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। इसी तरह विभिन्न देशों के बॉन्ड भी भारत रखता है, जैसे अमेरिकन बॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें जो दूसरे देशों की मुद्राएं रखता है भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, वो इसमें शामिल होती हैं। इसी तरह फॉरेक्स के रूप में जब भी मैं फॉरेक्स बोलूँ उसका मतलब आप समझिएगा क्या क्या आप समझेंगे फॉरेक्स का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है ना। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या विभिन्न देशों की सेंट्रल बैंक स्वर्ण भंडार भी रखती हैं, ठीक है। इसी तरह एक SDR भी रखती हैं। SDR क्या होता है हम समझेंगे अभी। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ रिजर्व ट्रेंच भी रखती हैं। अब ये सब कुछ क्या है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये रिजर्व ट्रेंच क्या है और स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है। आज हम सब कुछ समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। बस आप एक बार अच्छे से गौर करिएगा और सेशन को शेयर करते रहिए ताकि करंट में आपकी एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बन जाए और आपको कोई समस्या ना हो। तो अगर हम सबसे पहली बात करें करेंसीज़ की,
तो आप ये समझ लीजिए इसका महत्व क्या है पहले ये समझ लीजिए। अगर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, इसका महत्व क्या है पहले उस पर आ जाते हैं, बाद में हम विस्तार से करेंसीज के बारे में बड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे ज़रूरी विदेशी मुद्रा भंडार क्यों है? सरकार के लिए आरामदायक स्थिति हो जाती है। क्यों? सरकार के लिए आरामदायक स्थिति इसलिए हो जाती है ताकि सरकार को विदेशी मुद्रा से संबंधित कोई समस्या नहीं होती। विदेशी मुद्रा से संबंधित अगर विदेशी मुद्रा कम होती है तो सरकार के लिए, जैसे मान लिया सरकार के पास डॉलर की कमी हो गई, अब डॉलर की कमी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार को अगर तेल आयात करना है गल्फ़ कंट्री से, यानी सऊदी अरेबिया, ईरान वगैरह से, अगर सरकार को कच्चा तेल आयात करना है और डॉलर की कमी है, विदेशी मुद्रा की कमी है, तो सरकार के लिए बहुत ही संकटकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और सरकार को समस्याएं होने लगेंगी। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी हो गई जो 1991 में भारत के साथ समस्या आई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, कि सरकार के पास $3 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के पास आयात करने की सुविधाएं बहुत कम हो गई थी और भारत क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था। तो ये बात याद रखिएगा। इसी तरह अगर भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं है, या हम कहें विदेशी मुद्रा में जो सबसे बड़ा भाग है भारत के पास या सभी देशों के पास लगभग होता है, वो डॉलर होता है। तो अगर हम कहें कि अगर डॉलर नहीं है तो क्या होगा, रुपए डॉलर की तुलना में बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और ये अभी हम समझेंगे इसके मतलब क्या है, लेकिन धीरे धीरे। उसके पश्चात अगर भारत में पर्याप्त विदेशी मुद्रा है, जैसे प्रेजेंट की बात आ रही है, तो आप एक चीज़ देखोगे कि जो विदेशी निवेशक होंगे उनको भारत के ऊपर भरोसा जागेगा कि इस देश के पास पर्याप्त मुद्रा है, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी जल्दी ये देश नहीं झेलेगा। इसीलिए आप देख रहे हो कि भारत में जो ये विदेशी करेंसीज आ रही हैं, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान हो रहा है वो एफडीआई के रूप में विदेशी निवेशक कर रहे हैं। अब ये एफडीआई के रूप में निवेशक क्यों आ रहे हैं भारत में? आपको पता है कि पूरे देश में कोविड के कारण आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, पूरी दुनिया में चल रही हैं, देश कहना गलत है, और इसलिए फिर भी आप आश्चर्यचकित रह जाते हो कि पूरी दुनिया में जब ये समस्याएं चल रही हैं तो इन निवेशकों को भारत का रास्ता क्यों दिख रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने लायक। दरअसल भारत का सबसे बड़ा, भारत को क्या दिख रहा है लोगों को? मान लिया कोई एक व्यापारी है अमेरिका का और उसको लगता है कि भविष्य में रिलायंस के शेयर जो होंगे, जैसे ही अभी भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो विदेशी जो निवेशक हैं उनको ये लग रहा है कि भविष्य में भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ ऊपर उठेगी या बहुत तेज़ रिकवरी करेगी। इसलिए अगर मैंने अभी से इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी भी कंपनी में, किसी भी अडानी ग्रुप में या रिलायंस में, तो उससे होगा क्या कि जैसे ही इंडियन इकोनॉमी रिकवरी करेगी वैसे ही इन कंपनियों के शेयर के मूल्य बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे और फिर मैं शेयर बेच के उससे बहुत ज़्यादा कमा लूँगा। तो ये एक लालच होता है, यही एक बिज़नेस भी है। तो ये सारा मामले हैं विश्वास को लेकर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि करेंसीज़ क्या होती हैं, यानी एफसीए क्या होती हैं, तो फॉरेन करेंसीज एसेट क्या होते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक, पहले भी बता चुका हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बार पूरी चीज़ एक साथ कवर करेंगे। भारतीय जो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है, वो करती क्या है कि विभिन्न देशों की मुद्राएं अपने पास रखती है, जिसमें सबसे बड़ा भाग अमेरिकन डॉलर का होता है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे विश्वास पात्र मुद्रा है। उसके पश्चात ब्रिटिश पाउंड भी रखती है, इसके अलावा जापान की येन भी रखती है, इसके अलावा चीन की युआन या जिसे रेनमिनबी भी कहते हैं वो भी रखती है, और यूरो जोन की यूरो भी रखती है। यूरो जोन मतलब यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनकी यूरो भी रखती है। तो इस बात को याद रखिएगा विशेष तौर पर, तो कि फॉरेन करेंसीज एसेट में ये सब कुछ आता है, ठीक है ना। उसके पश्चात इंडियन जो रिजर्व बैंक है वो गोल्ड भी रखती है। गोल्ड इसलिए रखती है क्योंकि गोल्ड रखने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो ये कागज़ वाली मुद्रा है जैसे अमेरिकन डॉलर या कोई और, इसका कोई भरोसा नहीं होता। और गोल्ड क्या है, आज से अगर आप 20 साल पहले 50 साल पहले देखोगे तब भी गोल्ड मूल्यवान था, आज भी गोल्ड मूल्यवान है, और अगले 50 साल बाद फिर गोल्ड मूल्यवान धातु रहेगा। तो ये भी बहुत सेफ एक उपकरण माना जाता है कि अगर आप गोल्ड को रख रहे हो, इस बात को याद रखिएगा। और अगर मैं इस बात को गौर करूं कि सबसे ज़्यादा फॉरेक्स किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स या विदेशी मुद्रा भंडार चाइना के पास है जो बहुत बड़ी मात्रा में है। उसके पश्चात जापान के पास है, तीसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड आता है और चौथे नंबर पर भारत आता है। पहले चौथे नंबर पर रशिया था, लेकिन रशिया इसलिए हट गया क्योंकि रशिया ने जब क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था तो अमेरिका ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए, जिससे उनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से धराशायी हो गई है। इसलिए रशिया थोड़ा नुकसान झेला और भारत को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए भारत एक आकर्षण
का केंद्र, आकर्षण केंद्र बन रहा है निवेश के लिए। तो ये सारी बातें थी जिससे भारत को फ़ायदा मिल रहा है। अगर हम अमेरिका का फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो अमेरिका, यद्यपि डॉलर जो है वो अमेरिका की मुद्रा है, लेकिन अमेरिका डॉलर रखने के मामले में 21वें नंबर पर आता है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित चीज़ है कि जिस देश की मुद्रा है वो डॉलर उतनी मात्रा में रखता ही नहीं है, लेकिन सोना रखने के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर आता है। क्यों? क्योंकि सोने की कीमत आप कितने भी वर्ष बाद देखोगे, 50 साल पहले, आज और 50 साल बाद, तो सोने की कीमत में परिवर्तन नहीं होगा। सोना रखना हमेशा लाभकारी होता है, ठीक है ना। अगर ऐसे हम देखें, सब कुछ मिला के फॉरेक्स की बात कर लें तो फॉरेक्स में हम देखते हैं कि डॉलर रखने के मामले में अमेरिका 21वें नंबर पर आता है, ठीक है। और अगर हम देखें सोना रखने के मामले में तो वहाँ पर अमेरिका पहले नंबर पर चला जाता है। और कहा जाता है जो अमेरिका का फॉरेक्स है उसमें सोना 78 या 79% है। ये समझिए आप कि अमेरिका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वहाँ पर सोना 78 से लेकर 79% तक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स है वहाँ पर सोने का अनुपात 7 से 8% है, जो मैंने काफ़ी पहले देखा था, बदल गया हो तो मुझे नहीं पता। तो ये सारी बातें हैं। तो ये हमने समझ लिया कि फॉरेन करेंसीज एसेट में विभिन्न देशों की करेंसीज आती हैं। साथ ही साथ गोल्ड यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन गोल्ड भी रखा जाता है, पीछे मैं दिखा चुका हूँ। अब तीसरी चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी विशेष आहरण अधिकार क्या होता है, इसको समझिए भाई। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है और बहुत ही एकदम मैं आसान शब्दों में समझाऊंगा, बस आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए। देखिए स्पेशल ड्राइंग राइट, आपको पता है कि ये एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नामक संस्था है, इसने 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए एसडीआर शुरू किया था ना। अब एसडीआर का मतलब क्या होता है ये समझिए, ये तो खैर सब फैक्चुअल मामला है। देखिए होता क्या है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये करता क्या है, ये सभी देशों को एक कोटा प्रदान करता है। कोटा मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आपको कोई रिजर्वेशन या कोटा मिलता हो तो उस टाइप से कोटा। तो क्या होता है कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सभी देशों को, सदस्य देशों को एक कोटा प्रदान करता है। और ये कोटा किस प्रकार प्रदान किया जाता है, ये कोटा उस सदस्य देश की जीडीपी को देखकर किया जाता है, ठीक है। कोई आर्थिक संकट है, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो कितनी मात्रा तक झेल सकता है उस आधार पर किया जा सकता है। और उसका मार्केट में कितना, मार्केट उसकी कितनी ओपन है, यानी विदेशी निवेशक या विदेशी व्यापारी कितनी मात्रा में उस देश के साथ व्यापार कर सकते हैं, या विदेशी निवेशक आराम से वहाँ पर निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी मार्केट लिबरल है या नहीं है। इन सब बातों को देखकर आईएमएफ प्रत्येक देश को एक कोटा प्रदान करती है, या सिंपल शब्दों में कहें कि औकात देखकर एक कोटा प्रदान करती है। अब जिस देश को जितना कोटा मिल जाता है उस देश को उसी अनुपात में आईएमएफ को पैसा देना होता है। अब ये समझिए जैसे अमेरिका का कोटा 17 से 18% है और भारत का कोटा लगभग 2.5% है। तो ये एक प्रकार की ये होती है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की औकात देखकर उसको एक कोटा प्रदान करना, ठीक है ना। अब जिस देश को जितना भी कोटा प्रदान किया जाता है वो देश करता क्या है, उतनी ही मात्रा में पैसा देता है आईएमएफ को। अब जैसे अमेरिका ने डॉलर दे दिया, भारत ने रुपए दे दिया, चीन ने अपनी मुद्रा युआन या रेनमिनबी दे दिया, जापान ने येन दे दिया, ब्रिटिश ने पाउंड दे दिया। तो आईएमएफ के पास क्या हो जाता है कि आईएमएफ के पास बहुरंगी मुद्राएं हो जाती हैं, यानी कई प्रकार की मुद्राएं हो जाती हैं। तो आईएमएफ के लिए बड़ा मतलब मुसीबत का बात होती है कि इधर डॉलर पड़ा, इधर पाउंड पड़ा। तो आईएमएफ इन सारी मुद्राओं में एक रूपता लाने के लिए क्या करता है कि इन सभी मुद्राओं को कन्वर्ट कर देता है एसडीआर में, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। और यही कुछ लोग इसी एसडीआर को किसकी, आईएमएफ की मुद्रा मानते हैं, ठीक है ना। ये एसडीआर याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब होता क्या है कि जिस देश को जो कोटा मिलता है, जैसे अमेरिका को 17% कोटा, भारत को 2.3 करके था, काफ़ी पहले मैंने चेक किया था, आज मैंने चेक नहीं किया तो देख लीजिएगा। तो भारत का 2.5% मान ले रहे हैं, अमेरिका का 17% मान ले रहे हैं। तो जिसको जितना कोटा मिलता है उस अनुपात में उसको पैसा देना पड़ता है और उसी अनुपात में उसको आईएमएफ में अधिकार मिलते हैं, या हम कहें उसको उसी मात्रा में वोटिंग राइट मिलता है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है ये समझिए। मान लिया कि किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट आ गया, यानी
किसी देश के पास विदेशी मुद्रा इतनी कम मात्रा में बची कि वो अपने आयात भी नहीं कर पा रहा है, ज़रूरी आयात भी नहीं कर पा रहा है। जैसे अभी कंडीशन श्रीलंका की चल रही कि श्रीलंका का जो फॉरेक्स है उसमें सिर्फ $5 बिलियन बचे हैं, और वो भी चाइना से उसने उधार लिए हैं। मतलब चाइना से उसने डॉलर नहीं उधार लिए, चाइना की मुद्रा जिसे हम युआन या रेनमिनबी के नाम से जानते हैं, श्रीलंका ने उस मुद्रा को उधार लिया है और उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। तो जो $5 बिलियन हैं बीडी, वो जो है वो भी चाइना के ही हैं। तो श्रीलंका इस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है। अब होता क्या है कि अगर कोई देश बीओपी संकट से गुजर रहा है तो उसका जो भी कोटा था और आईएमएफ ने जो भी उससे एसडीआर प्रदान किया है, तो संकट के समय ये पैसा बहुत काम आता है। कैसे? मान लिया कि अगर श्रीलंका को जो भी कोटा दिया गया था और श्रीलंका को एसडीआर दिया गया था, तो क्या होता है कि किसी भी देश को जितनी भी आईएमएफ की एसडीआर वाली करेंसी दी जाती है, संकट के समय ये जो देश होता है ये एसडीआर में जो भी उसकी करेंसी होती है उसकी दुगनी मात्रा में उसको प्राप्त हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि एसडीआर के पास जो आपके कोटे के अनुरूप आपके संसाधन हैं वो संकट के समय आपको दुगने मिल जाते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, अब आपको लगेगा कि एसडीआर खुद पैसे का इंतजाम करके देगा किसी देश को, क्योंकि आईएमएफ क्या खुद पैसे का इंतजाम करके देता है? बिल्कुल नहीं। आईएमएफ करता क्या है कि अगर किसी देश में डॉलर या विदेशी मुद्रा नहीं बची है तो आईएमएफ सिर्फ इतना करता है कि उस देश का जो आईएमएफ में कोटा था, उस कोटे के तहत उसको जो एसडीआर मिले थे उनको किसी और देश को बेच देगा, और जिस देश को आईएमएफ बेचेगा वो देश इस एसडीआर के मतलब प्राप्त करके दूसरे देश को डॉलर दे देगा, और एसडीआर फिर क्या करेगा आईएमएफ? उस देश के कोटे या एसडीआर को बेचकर जो डॉलर प्राप्त होगा उनको उस देश को वापस कर देगा जो संकट से जूझ रहा है, जिसका फॉरेक्स खत्म हो चुका है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है विशेष आहरण अधिकार या स्पेशल ड्राइंग राइट्स का। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे आसान शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कम से कम सेशन को शेयर करते हुए चलिए, ताकि ऐसे ही मैं और रिसर्च करके आपके पास लाऊं और आसान शब्दों में आपको बहुत सारे टॉपिक करंट की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज से लेकर हों या वनडे एग्ज़ाम्स के लेकर हों, उनका समाधान आपका हो सके। ठीक है ना। तो ये तीसरी चीज़ हो गई जो कि फॉरेक्स में रहती है, विदेशी मुद्रा भंडार में रहती है। अब चौथी चीज़ जो रहती है वो रहती है ट्रेंच क्या है। ठीक है ना। अब इस बात को समझिए, ट्रेंच क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि ये जो कोई भी देश जो उसको कोटा मिलता है आईएमएफ में, उस कोटे के अनुपात में वो देश क्या देता है? आईएमएफ को पैसा देता है, या आप कह दो रिसोर्सेज देता है। तो मान लिया इंडिया ने, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लिया इंडिया ने 100 रुपये दिए, ठीक है, आईएमएफ को, कि मेरा जो कोटा था उसके हिसाब से 100 रुपये हुए, लीजिए 100 रुपये। ठीक है ना। एग्जाम्पल दे के एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लिया एसडीआर के अंतर्गत या आईएमएफ के अंतर्गत, एसडीआर के अंतर्गत इतना भारत को कोटा दिया गया, आईएमएफ में भारत को कोटा दिया गया। याद रखिएगा, आईएमएफ में कोटा मिल रहा है और उस कोटे के अनुपात में भारत ने आईएमएफ को 100 रुपये दे दिया। ठीक है ना। अब इस बात को याद रखिएगा कि जो भी ये कोटे के बदले किसी देश द्वारा यहाँ पर पैसा दिया जाता है, जो भी, फिर से बोल रहा हूँ, आईएमएफ में किसी देश को जो कोटा मिलता है उस कोटे के अनुपात में उस देश द्वारा जो पैसा दिया जाता है उस पैसे का 25%, यानी अगर भारत ने 100 रुपये आईएमएफ को दिया है तो उस कोटे का 25% संबंधित देश किसी भी समय मुसीबत के वक्त इमरजेंसी के लिए निकाल सकता है। तो रिजर्व ट्रेंच क्या है, इस बात को गौर करिएगा। सबसे पहली चीज़ कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है। आईएमएफ में जो आईएमएफ किसी देश को उसकी अर्थव्यवस्था के आधार पर जो कोटा प्रदान करता है, उस देश को उसी मात्रा में वहाँ पर अपना पैसा देना होता है, रिसोर्सेज देने होते हैं, और जो रिसोर्स दिए गए हैं उसका 25% रिजर्व ट्रेंच कहलाता है, जिसे संबंधित देश किसी भी इमरजेंसी, कोई कंडीशन आ जाती है, उसमें निकाल सकता है। तो यही क्या हो गया, रिजर्व ट्रेंच हो गया। उम्मीद है आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यही पूरा कॉन्सेप्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। तो इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा, और ये सब कुछ वही लिखा है। अब हम डिस्कस करेंगे आज की जो न्यूज़ 4 है, क्वेश्चन नंबर 4,
मानव तस्करी को भारत के संविधान में कौन से मानव तस्करी को भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है? तो इस पे आप लोग गौर करिए। मैं एक मिनट पानी पी लेता हूं क्योंकि मेरा भी गला सूखने लगा है। अब देखिए, ये पूरा क्वेश्चन ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना चाहिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव की तस्करी होती क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या प्रोविज़न है और सरकार ने क्या इसके लिए कोई कानून बनाया है या कोई नियम बनाया है, ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। बस आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए, जिससे मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में आनंद आता रहे, मज़ा आता रहे। खैर चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग, ये देख रहे हैं आप, अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट 2021 या मानव तस्करी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान, पेंडेमिक के दौरान ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मानव की तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव की तस्करी होती क्या है। तो इसे समझने के लिए बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती श्रम करवाने के लिए या उससे किसी भी प्रकार का सेक्सुअल काम करवाने के लिए, जैसे किसी महिला को कैद करना और उसको ऐसे स्थान पर भेज देना जहाँ पर कुछ सेक्सुअल इलीगल काम होते हैं और उससे पैसा आप कोई कमाता है, तो इस प्रकार के जितने भी कानून काम होते हैं। जैसे इसके साथ ही एक एग्जांपल और देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति से बेगार करवाना। बेगार का मतलब होता है कि उससे काम करवाना लेकिन उसे पेमेंट ना करना। तो इसके तहत चाहे वो जबरन श्रम हो, बेगार हो या फिर सेक्सुअल टाइप का इलीगल काम हो कि औरतों और लड़कियों को पकड़कर कहीं पर ऐसे स्थान पर भेजना जहां पर इस प्रकार के काम होते हैं, इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। और इसके तहत इस मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यानी क्या होता है कि बच्चों को चुरा कर बेचा जाता है और छोटी छोटी बच्चियों को पकड़कर बेच देते हैं और पैसा प्राप्त करते हैं। यही क्या हो गया, यही ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है। तो याद रखिएगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 है उसमें इसका जिक्र किया गया। जिक्र किस रूप में, वो सुनिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आर्टिकल 23 आप देखोगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बालात श्रम को प्रतिबंधित किया जाता है। इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध होगा। कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार, पहली चीज़ मतलब किसी भी तरह के इस प्रकार का व्यापार करना कि एक आप किसी बच्चे को बेच रहे हो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, इसको दुर्व्यापार। बेगार मतलब श्रम के बदले पैसा न देना, ठीक है। उसके बाद मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बालात श्रम यानी छोटे बच्चों से श्रम करा रहे हो आप। इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के तहत प्रतिबंधित की गई हैं। और कहा गया है कि अगर कोई इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसे दंडनीय अपराध भोगने होंगे या वो दंडनीय अपराध है और उसे दंडित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 में क्लॉज 2 कहता है कि परंतु आर्टिकल 23 जो है इसके क्लॉज 1 में कही गई कोई भी बात राज्य को अनिवार्य सेवा लगाने के लिए नहीं रोकेगा। इसका मतलब समझिए, एक मिनट। हाँ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 23 है इसका जो सब क्लॉज 2 है वो कहता है कि राज्य मतलब सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, यानी राज्य ऐसा नहीं है कि इस अनुच्छेद की आर्टिकल 23 की, जहां पर हमने पहले ये पढ़ा कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बाल श्रम को प्रतिबंधित किया जाता है, उसकी तहत आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि 21 की कोई भी बात राज्य को किसी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए इस प्रकार की कोई भी सीमा नहीं लगाता। यानी अगर राज्य चाह गया या देश पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई और राज्य चाह रहा है कि आप कुछ काम करो, तो आप इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे कि ये क्या है, ये बेगार है, ये ज़बरदस्ती हमसे काम करवाया जा रहा है। तो राज्य को कुछ विशेष शर्तों के लिए छूट दी गई, कुछ विशेष शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई, इस बात को याद रखिएगा। तो ये सारी बातें हो गई ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर। अब हम इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो इसका आंसर हो गया आर्टिकल 23। अब अगर हम आगे बात करें
तो ये सारी बातें हमने समझ लिया, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो रिपोर्ट आती है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में देशों को 3 आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। और वो विभाजन किस आधार पर किया जाता है? एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट, यानी हिंदी में तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम। अब ये अधिनियम क्या है इसको समझते हैं। एक अधिनियम है, इसके तहत देशों को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अब टीयर 1 क्या है ये समझिए। टीयर 1 में वे देश शामिल हैं जो इस एक्ट के तहत यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मानक हैं उनको पूरे कर रहे हैं। यानी आप पढ़ो, कह रहा है कि मानव तस्करी पर वे देश शामिल है, सॉरी ऊपर है, वे देश शामिल है जिनकी सरकारें पूरी तरह से ये जो एक्ट है इसके तहत मानव तस्करी पर काम कर रही हैं। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए आप। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम वाला एक्ट है यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी एक बात समझिए, मतलब क्या है ये समझ लीजिए आसान शब्दों में। इसके तहत देशों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में वे देश शामिल हैं जो इस एक्ट के मानकों को पूरा करते हैं। टीयर 2 में वो देश शामिल हैं जैसे अमेरिका हो गया और वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस टाइप के। ऑस्ट्रेलिया तो खैर भारत की साइड है लेकिन फिर भी वो शामिल है। टीयर 2 में वे देश शामिल होते हैं कि जो यद्यपि अभी इस अधिनियम के मानकों को पूरा तो नहीं करते हैं लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि वो इनके मानकों को पूरा कर सकें, ठीक है, जैसे भारत। टीयर 3 में वे देश शामिल हैं जो ना तो इस एक्ट के मानकों को पूरा कर रहे हैं और ना उनको देखकर ये लगता है कि वो इसका प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे चाइना, जैसे रशिया, इस प्रकार के, जैसे ईरान, इस प्रकार के कुछ देश हैं जो इसकी टीयर 3 में शामिल हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी 3 भागों में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि भारत की, मैं बात बता चुका हूँ कि आर्टिकल 23 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 24 है, कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों को कारखानों, खानों या अन्य संकटमय परिस्थितियों में नहीं लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 24 है, ये कहता है कि जो राज्य है वो 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालकों को कारखानों में, खानों में, खान मतलब जहाँ से कोयला निकाला जाता है, माइनिंग की जाती है, कारखानों, खानों और अन्य किसी प्रकार की संकटग्रस्त जो स्थितियां हैं वहाँ पर कार्य में नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि उसके सिवा कहीं पर भी लगा सकता है, लेकिन जो संकटग्रस्त स्थितियां हैं वहाँ पर कार्य में राज्य नहीं लगाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये 2 एक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। ये वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि डायरेक्ट एक्ट पूछ दिया जाए, और ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में PCS लेवल पर ये पूछा भी जा चुका है। उसके पश्चात अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करें तो 370 और 370A ये IPC की 2 धाराएं हैं। 370 एक ही धारा, उसका एक पार्ट है 370A। ये क्या करते हैं, ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को नियंत्रण लगाने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। इसी तरह IPC 372, 373 ये आप देख रहे हो, ये भी क्या करता है, वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों को बेचने और खरीदने से संबंधित है। तो ये पूरी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है। और 372 और 373 जो हैं वो खास तौर पर लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने से संबंधित है, यानी उस पर कंट्रोल करते हैं। अब इसके अलावा जो अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या भारत के संदर्भ में कोई कानून है, भारत ने कुछ ऐसा कानून बनाया है? तो सबसे पहले क्या होगा कि भारतीय गृह मंत्रालय ने 2006 में एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल की स्थापना की थी, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में क्या बनाया था, विभिन्न राज्यों में AHTU बनाया था, और ये AHTU क्या था, ये था इंडिया अगेंस्ट ट्रैफिकिंग एंड पर्सनल। इसका फुल फॉर्म क्या है मुझे खुद नहीं याद आ रहा, खैर इसको छोड़ दीजिए, मुझे खुद नहीं याद आ रहा क्योंकि इसमें लिखा होना चाहिए था, वो लिखा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। हाँ, तो गृह मंत्रालय ने राज्यों के स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की स्थापना की थी, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ भारत जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को संबंधित संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें भी भारत ने उसकी भी पुष्टि कर रखी है। साथ ही साथ सार्क देशों, जो सार्क कन्वेंशन है, वहाँ पर भी भारत ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित नियमों की पुष्टि कर चुका है। साथ ही साथ अगर हम और बात करें
बायलैटरल बेस पर अगर हम बात करें तो बायलैटरल बेस पर भारत ने बांग्लादेश के साथ भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर MOU पर हस्ताक्षर किया। इस बात को गौर करिएगा। इसके साथ साथ भारत न्यायिक संगोष्ठी का भी आयोजन करता है। न्यायिक संगोष्ठी का मतलब कि भारत उच्च न्यायालय के स्तर पर एक प्रकार की कार्यशाला आयोजित करता है ताकि जो भी न्यायिक अधिकारी हैं उनको इस बात के लिए शिक्षित किया जा सके कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों पे न्यायिक स्तर पर कैसे निपटा जा सके और कैसे ऐसी व्यवस्था की जा सके कि न्यायालय के स्तर पर जो भी इस प्रकार के मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके साथ न्याय हो पाए। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक और व्यवस्था है जिसमें के अंतर्गत पुलिस को क्षमता निर्माण किया जाता है, यानी पुलिस को विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से इस प्रकार के ह्यूमन ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए सलाह उपलब्ध कराई जाती है या उन्हें इस प्रकार का ज्ञान प्रसारित किया जाता है ताकि वे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से प्रबल रूप से निपट सकें या अच्छे ढंग से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल कर सकें। तो ये हो गया जो हमारी टॉप 5 में आज 4th न्यूज़ थी। और अब हमारी अंतिम न्यूज़ बची है 5th। और आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि इसको शेयर करते हुए चलिए ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो और साथ ही साथ हम भी थोड़ा ऊर्जा, हमें भी एनर्जी मिले, क्योंकि आप लोगों का शेयर करना ही हमारे ग्लूकॉन डी जैसा है। जैसे आप लोग शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमने ग्लूकॉन डी पी लिया है, तो कम से कम हमें आप ग्लूकॉन डी इसी रूप में, वर्चुअल रूप में पिला दें जिससे हम भी थोड़ा सा अच्छा फील करें। तो चलिए 4th न्यूज़ भी डिस्कशन करते हैं। अब 5th न्यूज़। अब 5th न्यूज़ क्या कह रहा है कि हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 23वां एडिशन किसने जारी किया या 23वां अंक या संस्करण किसने जारी किया। तो रिपोर्ट कौन सी, ये बात याद रखिएगा, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और सबसे पहले ये वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले ये जानना कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, रिलीज़ कौन करता है, पब्लिश कौन करता है। तो ये रिपोर्ट RBI पब्लिश करता है। अब समझिए पूरा मामला क्या है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सबसे पहले हम इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले समझेंगे कि आखिर ये RBI रिपोर्ट क्यों देता है और कब से इसकी शुरुआत हुई। तो अगर हम इसकी बात करें तो भारत सरकार ने 2008 में एक रघुराम राजन जो कि भारतीय RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने 2008 में एक कमेटी गठित की थी, ठीक है ना। और इस कमेटी ने एक सिफारिश की थी कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए, FSDC होनी चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य हो कि भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाई रखी जा सके, यानी आर्थिक स्थिरता बनाई रखी जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही कहा गया था। अब 2008 में रघुराम राजन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी और 2010 में जब वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है, प्रणब मुखर्जी थे, तो प्रणब मुखर्जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कर दी। अब ये जो FSD है इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, यानी अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर। तो सबसे पहली बात है कि अभी जो ये FSDC है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी करती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आती है कि ये जो कमेटी है यानी काउंसिल है, इसकी एक सब कमेटी है और इस सब कमेटी का अध्यक्ष होता है RBI गवर्नर या गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है ना। और यही जो इसकी सब कमेटी है यही रिलीज करती है ये वाली रिपोर्ट, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। याद रखिएगा FSR कौन रिलीज करता है। फिर से बोल रहा हूँ पूरी कहानी जल्दी से। 2008 में भारत सरकार ने रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने सिफारिश की कि भारत में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जैसी संस्था होनी चाहिए और उसका मुख्य काम क्या हो कि वो भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर विशेष ध्यान दे और भारत में आर्थिक स्थिरता बनाए रखे। भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री जब प्रणब मुखर्जी 2010 में थे तो उन्होंने RBI या रघुराम राजन कमेटी की इस
रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया और उन्होंने 2010 में इसकी व्यवस्था की। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है फाइनेंस मिनिस्टर। इसी FSDC की एक सब कमेटी होती है। ये सब कमेटी RBI गवर्नर के नेतृत्व में काम करती है और यही सब कमेटी एक रिपोर्ट रिलीज़ करती है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो हम क्या कहेंगे कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? RBI गवर्नर के नेतृत्व में RBI। ठीक है ना? तो ये सारी बातें याद रखनी है, क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है इससे। अब जो हमें इसमें देखना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सरकार ने कुछ कही है। सरकार ने कहा है कि जो भारत की कोविड की दूसरी लहर थी, ये देखिए लिखा हुआ, कोविड की दूसरी लहर का उतना मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है जितना पहली लहर का पड़ा था। क्यों कहा? क्योंकि कहा गया कि जो हमारी बैंक्स थी या फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने पहली लहर से बहुत कुछ सीखा और दूसरी लहर में सेकेंड वेव में उन पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर नहीं पड़ा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आती है कि उन लोगों ने अपने पास इतना कैपिटल बफर बना कर रखा था, पहले से इतनी कैपिटल बना कर रखी थी कि इससे आसानी से निपटा जा सके। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी लहर में, सेकेंड वेव में, जो भी भारत सरकार की या RBI की जो पॉलिसीज़ थी, जो RBI की हो गई मॉनेटरी पॉलिसी और भारत सरकार की हो गई फिजिकल पॉलिसी, ये सारी इस स्तर पर इन्होंने काम किया कि देश को, अर्थव्यवस्था को बहुत स्टेबिलिटी प्रदान करने का प्रयास किया गया। तो इस रिपोर्ट के ये दो मुख्य बिंदु हैं। पहली चीज़ ये हो गई कि दूसरी लहर का उतना प्रभाव नहीं पड़ा, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई वो ये हो गई कि भारत सरकार हो या फिर RBI मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, भारत सरकार राजकोषीय नीति या फिर जिसे हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं उसके माध्यम से इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की ताकि अधिक से अधिक पूंजी उपलब्ध कराई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिससे क्या हुआ कि दूसरी लहर से उतना ज़्यादा देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रभावित नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं, लेकिन कुछ नकारात्मक चीज़ें नहीं आई हैं। जो इस रिपोर्ट में कुछ नकारात्मक चीज़ें आई हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात की गई है NPA से रिलेटेड, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड। ठीक है ना? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है विस्तार से समझेंगे। पहली बात ये देख लेते हैं, ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जो भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, इनका ग्रॉस NPA कितना हो गया? 2021-22 के अंत तक बढ़कर 11.2% हो जाएगा, जो कि मार्च 2021 में 7.48% था। अब इस लाइन का मतलब समझेंगे। देखिए, इकोनॉमी की समस्या क्या है कि ज़्यादातर लोग उससे डर कर भागते हैं। जहाँ पर टेक्निकल कोई वर्ड आता है, टर्मिनोलॉजी आती है, लोग उससे भयभीत होते हैं और भागते हैं। लेकिन हमें इसको विस्तार से समझना होगा। आखिर इस टर्मिनोलॉजी का एक एक टर्मिनोलॉजी आप इकोनॉमी में समझ लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर ये NPA क्या होता है। ठीक है ना? सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए, NPA का अगर सबसे अच्छा आसान तरीके से मैं समझाऊँ, अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो आप क्या होगा? NPA का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी आप अपने माता पिता की वो एसेट या परिसंपत्ति हैं जिस पे उन्होंने पैसा तो लगाया लेकिन नॉन परफॉर्मिंग है, यानी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सेम वैसी ही कंडीशन बैंक के साथ होती है। अगर बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन प्रदान किया है और वो व्यक्ति जिसे लोन प्रदान किया गया है वो लोन की किस्त या मूलधन या ब्याज, अगर हम कहें कि अगर जिस व्यक्ति को, मान लिया कि बैंक ने एक व्यक्ति जिसका नाम राजू था उसको 100 रुपये दिए और बैंक ने कहा कि आप मुझे क्या करोगे? मूलधन वापस करोगे दी हुई निर्धारित अवधि में। लेकिन राजू जो है वो क्या करता है? ना तो बैंक को ब्याज देता है और ना ही उसकी परिपक्वता अवधि पूरी होने पर, जो निर्धारित समय था वो पूरी होने पर बैंक को मूलधन वापस करता है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो बैंक क्या करेगी? अगर 90 दिन या 90 दिन से अधिक तक राजू द्वारा ना तो मूलधन वापस किया गया है, प्रिंसिपल वापस किया है, ना ही कोई इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है, तो याद रखिएगा बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट मानेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बैंक कोई किसी व्यक्ति को लोन देता है और वो 90 दिन या 90 दिन से अधिक अवधि तक ना तो मूलधन वापस करे ना ब्याज दे, तो उस बैंक के लिए क्या हो जाएगा? NPA हो जाएगा। ठीक है ना? अब ग्रॉस NPA क्या होता है और नेट NPA क्या होता है? दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। बैंक द्वारा अगर राजू को 100 रुपये दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्रॉस NPA। यानी अगर राजू ने पूरा धन वापस नहीं किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ग्रॉस NPA, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ अब बात आती है नेट एनपीए क्या हुआ। नेट एनपीए जो यहाँ दिया नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अगर मान लिया राजू का अकाउंट है बैंक में और वहाँ पर सरकार की किसी स्कीम के तहत 10 रुपये आ गए, ठीक है, और बैंक मतलब राजू का पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, राजू ने 100 रुपये लोन ले लिया है और वहाँ पर उसके अकाउंट में सरकार के 10 रुपये आ गए, तो नेट एनपीए क्या हो जाएगा, सरकार के जो राजू के अकाउंट में बैंक में पैसे आ गए हैं, अगर हम इस 100 रुपये से जो सरकार की सब्सिडी के तौर पर किसी स्कीम के तहत राजू के अकाउंट में 10 रुपये आ गए, अगर हम 100 रुपये से 90 रुपये मान लें बचें, उसको माइनस कर दें जो सब्सिडी के रूप में है, तो ये जो 90 रुपये बचेगा इसे हम बोलते हैं नेट एनपीए। यानी ये हम कह सकते हैं कि एक वास्तविक या रियल कंडीशन बताता है बैंक के एनपीए का। तो सरकार ने अभी क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि ग्रॉस एनपीए इस अवधि में बैंकों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी बैंकों ने जिन इंडस्ट्री को या जिन व्यक्तियों को लोन दिया था वो लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, अभी मैं डिस्कस करूंगा। और पहले जो एनपीए 7.48% हो रहा था, अब 11.2% एनपीए हो गया, यानी पैसा वापस ना करने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, आपको पता है कि कोविड-19 के कारण देश की आर्थिक जितनी भी गतिविधियां हैं सारी प्रभावित हो रही हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि अगर आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और किसी उद्योगपति ने लोन लिया होगा, तो सीधी सी बात है जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो वो क्या प्रोडक्शन करेगा, वो क्या अगर किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने बैंक से लोन लिया है और मार्केट में डिमांड नहीं है, कोई भी बिस्किट खरीद नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है जो जिस उद्योगपति ने लोन लिया है वो क्या करेगा, उस लोन को वापस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उस जिस काम के लिए उसने लोन लिया था उसका वो लोन उस काम में यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, बैंक का वो लोन वापस नहीं कर पाएगा, ना कोई ब्याज दे पाएगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे एक और टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट, ठीक है ना, जो मुझे याद आ रहा है, मैं ट्विन बैलेंस शीट, द्वितुलन पत्र, हाँ ट्विन बैलेंस शीट बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि उद्योगों की खराब बैलेंस शीट ने बैंकों की बैलेंस शीट खराब कर दी, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट, द्वितुलन पत्र की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्विन बैलेंस शीट। तो ये बात याद रखिएगा, एनपीए इसी कारण हो रहा है। दूसरी जो बैंक ने एक चीज़ बताई है, ये तो मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीए क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक की ऐसी एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही। आप बैंक में जब पैसा जमा करते हो तो आप वो एसेट नहीं होता है बैंक का, वो तो बैंक के ऊपर क्या हो गया, एक लाइबिलिटी हो गई कि आपको पैसा वापस करना है जब आप मांगने आओगे, और जब तक नहीं मांगने आओगे बैंक आपको ब्याज देगी। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक आप जो पैसा जमा करते हो, यानी बैंक के ऊपर लायबिलिटी हो गई, दायित्व हो गया। बैंक जब उस पैसे को उठाकर किसी थर्ड पार्टी को या किसी दूसरे व्यक्ति को लोन देता है, जब बैंक किसी को लोन देता है तो वो बैंक की एसेट हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, जो आप पैसा जमा करते हो वो बैंक की कोई परिसंपत्ति या एसेट नहीं है, बल्कि बैंक की लायबिलिटी या दायित्व है। लेकिन जब आप बैंक उस पैसे को किसी और को दे देता है लोन के रूप में, और उसको निर्धारित करता है कि इतनी अवधि में मुझे मूलधन चाहिए और जब तब तक के लिए ब्याज चाहिए, तो ये बैंक के लिए एसेट है। और ऐसी एसेट जिसमें जिसने एसेट ली हुई, जिसने पैसा लिया हो वो वापस ना कर रहा हो, तो उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे एनपीए कहते हैं। और भारतीय बैंकों की बहुत बड़ी समस्या है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या भारत की जितनी बैंक है सब में ये समस्या? बिल्कुल नहीं, सब में समस्या तो एनपीए की सब में है, एकदम क्लियर हम बात कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो सरकारी बैंकों में है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी बैंक जो होती है वो सरकार के बहुत बड़े दबाव में काम करती है। आपको पता होगा कि कई भारत से ऐसे भगौड़े रहे हैं, चाहे नीरव मोदी, जिनका एनपीए होता जा रहा था और बैंक उनको लगातार पैसे दे रही थी, यानी पुराना पैसा वो वापस नहीं कर पा रहे थे और बैंक लगातार उनको नया पैसा देता जा रहा था। तो ये प्रमुख कारण है, सरकारी बैंकों के सबसे खराब हालात हैं इस टाइम एनपीए के मामले में, कि इतना पैसा बांट चुके वापस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है इंडियन प्राइवेट बैंक। जितनी भी इंडियन प्राइवेट बैंक है उनकी हम कहें कि उनकी स्थिति है वो सरकारी बैंक से तो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में वो भी नहीं है। उनका बहुत सारा ऐसा लोन है जो क्या हो रहा है, जो वापस नहीं आ पा रहा। और तीसरे नंबर पर है फॉरेन बैंक्स, विदेशी जो बैंक हमारे देश में है, ऐसी विदेशी बैंक जिन्होंने भारत में अपनी शाखाएँ खोल रखी हैं, वो तीसरे नंबर पर है। यानी वो हम कहें तो वो जो भारत की सरकारी बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है उनसे उनकी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है। तो ये सारा मामला हो गया। और इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि कहा गया है कि पहले तो ये समझ लीजिए होता क्या है,
ठीक है। CRAR, इसे एक और नाम से जानते हैं CR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सर किसी भी बैंक की, सीधी सी बात है, बैंक की बात हम करेंगे, CR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के तहत किसी बैंक की जो भी जोखिम भारी एसेट हैं, यानी जो भी जोखिम वाली परिसंपत्ति या एसेट्स हैं, उनके अनुपात में उस बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है ताकि भविष्य में वो बैंक ढह ना जाए। मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक प्रकार का रेशियो है, और इस रेशियो का मतलब क्या ये समझिए। मान लिया कि किसी बैंक ने बहुत ज़्यादा लोन दे दिया है, ठीक है, और बहुत सारी उसकी संपत्ति ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा जोखिम नज़र आ रहा है, रिस्क नज़र आ रहा है, तो वो बैंक क्या करती है, वो बैंक ये करेगी कि उस अनुपात में, यानी मान लिया लोन बहुत सारा ऐसा है जो रिस्की है, तो कुछ उसको अपने पास पैसा रखना पड़ेगा ताकि भविष्य में अगर उस बैंक के पास उसका कोई कस्टमर आता है और कहता है कि मुझे अपने अकाउंट से पैसा निकालना है, तो उस बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा हो ताकि न केवल वो कस्टमर की इच्छा पूर्ति कर सके, बल्कि साथ ही साथ अपने अकाउंट में इतना पैसा रखे ताकि कोई भी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट से वो निकल सके। तो ये बात याद रखिए। इसी के साथ एक और PCR प्रोविजनिंग इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या, ये समझिए। प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि किसी, अच्छा एक चीज़ और समझ लिया, भूल गया मैं, ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात आ रही है, जिसे प्रत्येक बैंक को मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा जा सके। एक बेसल मानक होते हैं, आपको पता है कि एक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट भी है जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक का जिसे दर्जा प्राप्त है, वो कुछ मानक निर्धारित करता है, और उन मानकों के तहत भारत में अभी क्या हो रहा है, जो उनके बेसल 3 के मानक कहलाते हैं, उसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक बैंक को अपनी जो भी ये रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, जोखिम भारित परिसंपत्ति हैं, इनका कम से कम 12% अपने पास रखना चाहिए। जितना आपने दे दिया उसका कम से कम 12% आपको अपने बैंक में रखना होगा ताकि किसी भी आप फाइनेंशियल क्राइसिस या वित्तीय संकट से निकल सको। तो लेकिन अभी भारतीय बैंक उस मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय बैंकों के पास पूंजी की कमी है। दूसरी चीज़ आती है प्रोविजनिंग। अब समझ लीजिए प्रोविजनिंग क्या होती है। प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि प्रत्येक बैंक को अपने NPA के अनुपात में, यानी वो लोन जो उन्होंने दे दिया है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी जिसने वो लोन लिया वो वापस नहीं कर रहा है, उसके अनुपात में कुछ धन अपने पास रखना होता है। उसी को बोलते हैं क्या, प्रोविजनिंग। तो ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये बढ़कर 16.3 हो गया है। तो ये अच्छी खबर है कि बैंक इतना कुछ रख रहे हैं अपने पास, यानी ये जो रेशियो था, जिससे जितना ज़्यादा होगा बैंकों को जोखिम वहन करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ये भी बढ़ गया। साथ ही साथ प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो या प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात ये 68.86% हो गया है। तो ये दोनों भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है कि भारतीय इकोनॉमी की जो भारतीय हम कहें कि बैंक हैं, वो ना केवल उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ गया जिसके तहत वो बड़ी रिस्क झेल सकती हैं, साथ ही साथ यानी रिस्क भारित जो भी उनकी एसेट्स हैं उनके एवज में उनके पास पैसा है जिससे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बच चुकी हैं। साथ ही साथ बैंक जो हैं वो प्रोविजनिंग भी उनका बढ़ रहा है, यानी जो प्रोविजनिंग रेशियो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि NPA के अनुपात में उनके पास ठीक ठाक मात्रा में धन है। तो ये जो इंडियन फाइनेंशियल पूरा सिस्टम है, वित्तीय व्यवस्था है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी या बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अब एक चीज़ और आई, ये हम सब डिस्कस ही कर चुके हैं, खैर ये हमने पढ़ लिया है। और ये बात याद रखिएगा, एक जो 2-3 चीज़ें याद करनी मैं बता देता हूँ। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, पीछे डिफिनीशन लिखी भी है, खैर वो उतनी समझ में नहीं आएगी आपको, जोखिम भारित परिसंपत्ति क्या होता है, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला मामला क्या है। तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए PCR। एक चीज़ अच्छा और बची है, ये शायद ये मैं सोचा था डिस्कस करूँगा, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। तो इस यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, वे बैंक जो RBI अधिनियम 1934 के सेकंड शेड्यूल या दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। और चूंकि ये RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, इसलिए इन्हें RBI के नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। RBI के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को उनका पालन करना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा। और ये आज रहा हमारा करंट का डिस्कशन। उम्मीद है ये वही डिफिनेशन है, सब मैं बता चुका हूँ।
उम्मीद है आपको सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको करंट पढ़ने में मदद मिल रही है और आपको लग रहा हो कि हमारी जो मेहनत है उससे आपका फ़ायदा हो रहा है, तो सिर्फ हमारे लिए आप इतना कर सकते हैं, इतना हमारा सहयोग करिए कि अधिक से अधिक शेयर करिए। मुझे पता है कि आप लोग कॉमेडी वीडियोज़ जो होती हैं, जो शॉर्ट्स पड़े होते हैं यूट्यूब पे जिसमें सिर्फ कॉमेडी होती है, उनको आप बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, इसलिए कोई ये बहुत बड़ा आपके लिए मामला नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक शेयर करिए। खैर, समय ज़्यादा हो गया है, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा पूरा टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं कल फिर से।